फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, जो उनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स के हम डिस्कस करेंगे। इनमें जो यूनिट आपकी जो फर्स्ट है मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। जिस बच्चे ने वो यूनिट नहीं देख रखी होगी वो पहले देख लेना, क्योंकि ये आपस में ना थोड़े बहुत लिंक चैप्टर करते हुए हैं। तो मैं उसी लिंक के थ्रू, वैसे तो मैं अगर ये आज चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी, बट हाँ, थोड़ा सा एक सीक्वेंस में पढ़ लेंगे तो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट भी होते जाएंगे। और साथ ही साथ फिर आपको एक समझने में भी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होगी वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी, क्योंकि मैंने आपको कुछ बातें उसमें बता रखी होंगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा उसको बाई चांस जल्दी में बता दूँ कि हाँ ये इस टाइप से ऐसा है, तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे जो यूट्यूब चैनल का नेम है वो क्या है, ब्रेन फूड है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी जो नोट्स की वीडियोज़ है वो प्रोवाइड होती रहती है बीए प्रोग्राम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आपके लिए जो ये चैनल होगा वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत एवं विमर्श के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने जो यूनिट फर्स्ट थी वो क्या जानी थी, मानव विकास क्या में, कि मानव विकास आखिर में है क्या, उसकी विधि और विकास की अवधारणाओं के बारे में आपने जाना था उसमें। उसके अब हम इसमें जानते हैं मानव विकास के जो मूल सिद्धांत है, जो इसकी प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में। बट हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कभी भी कोई भी चैप्टर समझाती हूँ तो उससे पहले कि मानव विकास होता है क्या उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में भी चीज़ कंप्लीट करवा दी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस यूनिट को यहाँ से भी देखते हैं तभी भी आपको हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि मैं इसी वे में बनाती हूँ कि एक मतलब मैं अपने आप को एक तरीके से अपने आप को मैं एक स्टूडेंट के तौर पर लेकर चलती हूँ कि हाँ, जो चीज़ों में मुझे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं वो चीज़ इट मीन्स आपको भी थोड़ी बहुत डाउट दे सकती हैं। दैट्स वाई मैं आपको हर चीज़ वैसे ही समझा कर चलती हूँ। तो जैसे कि अब इसके हम थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या में जान लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जो मानव विकास है वो अपने अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चक्र सम्मिलित किए हुए रहता है। जो मानव का जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका विकास होता है, उसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य का जितने भी जीवन चक्र, जो उसका जीवन चक्र होता है, इतने जीवन चक्र से यहाँ पे क्या मतलब है कहने का, उसका जो उसका गर्भ अवस्था होती है, फिर उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, मतलब इस टाइप की जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जितने भी इस टाइम पे जो हमारे शरीर में, हमारे विकास में जितने भी चेंजेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट को लेकर, तो वो क्या है, इसके अंदर सब चीज़ क्या होती है, सम्मिलित किए हुए होता है जो विकास होता है। और यह चक्र किसी महिला द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया से ही होते हुए व्यक्ति के जन्म से उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने सुन रखा होगा कि जो बच्चा होता है वो गर्भ के अंदर ही बहुत सी चीज़ें सीख कर आता है। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसीलिए जैसे कि आपने इस लाइन में भी देखा कि जो महिला के द्वारा गर्भ में 2 महीने के बाद से जो बच्चा होता है क्या करने लग जाता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं क्या करता है, सीखता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, विकास होता है। तो यही चीज़ें कही गई ना कि जो मनुष्य होता है वो क्या कर रहा होता है, वो अपने गर्भ धारण के प्रक्रिया से ही होते हुए मनुष्य के जन्म से उसकी मृत्यु तक ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या करती रहती है, चलती रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति जीवन के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट प्रकार की क्या करता है, गुण, क्षमताएं एवं विशेषताएं आदि धारण करता है। वो इन्हीं जितनी जो भी ये प्रक्रियाएं, जो हमारी जीवन की जो वो है प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी अवस्था है जीवन की, शेष अवस्था, बाल अवस्था, तो इस टाइम पे हम क्या करते रहते हैं, सारी की सारी क्रियाएं क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। कोई भी गुण हो गया, क्षमताएं हो गई, कौशल हो गया। आप देखते होंगे कि कई बच्चे होते हैं कि बचपन से ही क्या होता है, थोड़े बहुत उनको डांसिंग का शौक होता है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे इस चीज़ में अपनी कमांड बिठाते हैं। हाँ, फिर वो क्या करने लग जाते हैं, डांसिंग, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये क्या है कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपने अंदर उन एबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं। तो यही चीज़ क्या है, हमारी जो मानव विकास है, यही चीज़ इसी को कहते हैं। अब जो मानव विकास के ना वो 2 पहलू हैं। जो मानव विकास है उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जो इस विकास के यात्रा को क्या करते हैं, संपूर्णता में समझने की हमारी सहायता करता है। वो कैसे, जो प्रथम पहलू है उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किए हुए है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल अर्जन करने की क्षमताओं का विकास करता है। इस टाइम पे वो क्या करता है, इस टाइम पे बच्चा, मान लीजिए आपने देख रखा होगा कि बच्चे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उनको सिर्फ ओनली रोना आता है, वो कुछ ना तो बोल पाते, ना ही अपनी बातों को क्या कर पाते, व्यक्त कर पाते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, अपनी उस शैशवावस्था में वो क्या कर रहे होते हैं, वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो चीज़ क्या कर रहे होते हैं, दूसरों की देख रहे होते हैं, उस चीज़ को वो करने की वो करते हैं।
उस कौशल को वो देखकर समझने की अपनी क्षमता को क्या करते हैं, विकसित करने की कोशिश करते हैं। और इसका जो दूसरा पहलू है, उसके अंदर वो इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिख भी रखा है कि उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किए हुए हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल अर्जन करने की क्षमताओं का इस्तेमाल उत्पादक कार्य और सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक जीवन में करता है। इट मीन्स इस दूसरे पहलू में जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की होती है, जो चीज़ उसने अपनी क्षमताओं को किया होता है, अर्जित किया होता है, उसको वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उसको क्या करता है, उसको शो करता है, दिखाता है कि हाँ ये चीज़ वो कर सकता था। मतलब इस टाइप से ये तो आपने देख लिया कि इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मानव विकास के। पहले हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, उस चीज़ कौशल को सीखते हैं, समझते हैं। उसके बाद ही तो हम कोई भी काम करते हैं ना। जैसे कि आप अपनी कॉपी में देखते होंगे कि अगर आप पहले क्लास में क्या करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, पेपर में जाकर उसको लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो यही चीज़ हमारे मानव विकास के अंतर्गत भी यही चीज़ इसके अंदर आपको बताया गया है। एक व्यक्ति इन दोनों पहलुओं के बीच ही विकास करता है और जीवन के मायने अर्जित करता है कि ये दोनों पहलू ही क्या करते हैं, एक तरीके से इन्हीं दोनों पहलू के अंतर्गत जो व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति पहले विभिन्न व्यवहारों, सामाजिक भूमिकाओं, भाषा आदि की क्षमताओं को विकसित करता है जिसमें उसकी सहायता उसका सामाजिक वातावरण और क्रिया भी करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव है वो समाज के अंदर भी रहकर बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। समाज के अंदर भी आपने देख रखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है जो क्या करता है, पहले उसको मतलब वो अपने मतलब मम्मी को पहचानता है, मतलब हर चीज़ आपने देखी, क्योंकि वो अपने मम्मी को पहचानना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने भाई बहनों इन सबको पहचानना स्टार्ट करता है। ये समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, आप विद्यालय से भी बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। आपने ये चीज़ें बहुत मतलब अगर आपने 12th क्लास में होम साइंस पढ़ी होंगी तो आप इस बात को मेरी कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जिसमें उसकी सहायता उसका क्या करता है, सामाजिक वातावरण और विकास भी करता है। इस प्रक्रिया में वह इन क्षमताओं का अभ्यास करता है और त्रुटि करने पर उन्हें सुधारता भी है। अगर कुछ गलती हो जाती है, इन प्रक्रियाओं को क्या करता है, पहले तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, उसका अभ्यास करता है। उसके बाद वो क्या करता है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो उन्हें क्या करने की कोशिश करता है, करेक्ट भी करने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति इन गुणों, विशेषताओं, कौशलों की क्षमताओं को धारण कर लेता है तो वह इन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन में भी इस्तेमाल करता है। तो यही चीज़ बताई गई है। अब हम देखते हैं कि विकास की परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या दी है। तो जैसे कि आप ये जो हर्लोक है, इन्होंने बताया कि जो विकास है ना वो बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। जो विकास है ओनली ये नहीं कि हम मान लीजिए 18 साल के हो गए या 20 साल के हो गए तो मतलब इतने तक ही सीमित हो जाता है। जब तक आप एक तरीके से जीवित हैं, अगर बोलते ना कि जब तक हमारा एक तरीके से जीवन है तब तक हमारा क्या होता है, विकास जो होता है वो चलता रहता है, वृद्धि की तरह नहीं है। मैंने अगर आपको फर्स्ट मैंने कहा था ना, थोड़ा बहुत कोरिलेट करेगा। अब आपने फर्स्ट जो आपका चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया ना कि वृद्धि क्या है। वृद्धि एक हमारी सीमित समय तक होती है। मान लो जब बच्चा एक पैदा होता है, उसके बाद जब वो एक 18-20 साल तक हो जाता है तब तक ही वृद्धि होती है। जो हमारी हाइट होती है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो कब तक होता है, हमारी 18-20 एज तक ही होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है। परंतु जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक तरीके से हमारी क्या है, ये प्रक्रिया जो है सीमित नहीं है। ये हमारे जब हम छोटे होते हैं, जब तक हमारे जीवन चलता रहता है तब तक ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। हमारी मृत्यु के बाद ही ये प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया रुकती है। तो यही चीज़ है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की और परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला भी शामिल है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की ओर से कुछ विशेषताओं और नई क्षमताओं का विकास होता है। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो नई नई कौशलों और क्षमताओं का क्या करता होता है, अर्जित कर रहा होता है। अब जो ए अंक है ना, इनके अनुसार क्या है विकास, तो विकास को अकेले दिमाग के संदर्भ में नहीं माना जा सकता। अब जो कई कई लोगों का सोच होती है कि जो विकास है ओनली क्या है, जो हम अपने माइंड को डेवलप कर लेते हैं, माइंड में हमारे जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, या हम कुछ क्या कर लेते हैं, हमारे माइंड को इतना ज़्यादा एबल बना लेते हैं कि क्या। तो ऐसा नहीं है, हमारे ओनली ये क्या नहीं है कि हमारे दिमाग के संदर्भ में नहीं बोला जा सकता है। इसको हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं। इसके अंदर हमारे चाहे हमारा जो वृद्धि होती है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, इन सब विकास के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है प्रीवियस वीडियोस में, बट इसमें भी मैं आपको बताऊंगी वैसे। तो ये सब क्या है, ये हमारा विकास के अंतर्गत ही आता है। ओनली आप इसको एक हमारे मानसिक विकास से लेकर नहीं समझ सकते कि मानसिक विकास का मतलब ही विकास होता है। इसमें हमारा शारीरिक, संज्ञात्मक, वो ज्ञानात्मक, ये सारे विकास हमारे आते हैं। बल्कि व्यक्ति के रूप में दूसरों के साथ अपने अनुभव के संबंध में समग्र रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार विकास का संबंध जैविक समग्र प्रक्रियाओं से भी है जो हो रही हैं। विषय वस्तु अंतर संबंध है। तो आपने समझ लिया कि ओनली हमारे दिमाग के संदर्भ में इसको नहीं लिया जा सकता। ए एंगल का कहना ये है। और इन्होंने जो क्या कहा था
जो हॉलक है उन्होंने क्या कहा था कि जो विकास है वो सीमित नहीं है। तो दोनों ने यही बताने की कोशिश की कि जो विकास है वो सीमित नहीं है, इसको हम ओनली दिमाग के संदर्भ में लेकर नहीं चल सकते। ये हमारा ओवरऑल विकास होता है, हमारी शारीरिक हो जाए, मानसिक हो जाए, या फिर हमारे ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक किसी भी टाइप का जो हमारा विकास हो। अब हम देख लेते हैं मानव विकास की प्रकृति और इसकी विशेषताओं को। जो मानव विकास है वो प्रकृति और सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे कि आप जानते हैं हमारी नेचुरल प्रोसेस भी है, और प्लस हमारी जो सामाजिक, हम जो समाज में रहकर भी कुछ चीज़ें क्या करते हैं, सीखते हैं, तो ये भी हमारे उसके अंदर आती है। मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी, जब तक हमारा जीवन है तब तक जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने सुन रखा होगा ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम बुढ़ापे में भी क्या कर पाते हैं, कुछ ना कुछ नए कौशलों का अर्जन कर पाते हैं। जो कढ़ाई बुनाई होती है, ये सब इंसान क्या होता है, कई कई लोगों को हम स्टार्टिंग से तो ये चीज़ें नहीं आती, बट जैसे जैसे हमारी एज होती रहती होती रहती है, तो हमारा क्या होता है, हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होने लगता है। कढ़ाई बुनाई सिलाई इस टाइप की वर्क करने लग जाती है। जो बूढ़ी ले होती हैं औरतें, आपने देख रखा होगा, उनको ज़रूर स्वेटर बुनते हुए आपको दिखते होंगे। तो वैसा क्या होता है, क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारी रुकती नहीं है। वो हमारे, हम कुछ ना कुछ डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा अर्जित कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ क्या कर रही होती है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो यही चीज़ कही गई ना कि जन्म से लेकर ये क्या चलती रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करती हुई बातें कि आपको ये माइंड में आपके बैठ जाए। आप अगर इस वीडियो को देख लेते तो उसके बाद आपको पेपर में जाकर अगर आप बैठ भी जाते ना, तभी भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। थर्ड आपका इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे, जो मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है और उम्र के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा विकास है, ये हमारा एक तरीके से हमारा वो विकास जैसे हमारा चलता रहता है, बट हर स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से हम कुछ ना कुछ चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, अर्जित कर रहे होते हैं। जैसे कि आप आपने देख रखा होगा कि एक बच्चा होता है स्टार्टिंग एज में क्या कर रहा होता है, अगर उसको बाय करने के लिए आप कहते हैं तो पहले अपने पूरे हाथ को मूवमेंट करता है। बट जैसे जैसे जब बच्चा क्या होता है, अपने मतलब एज उसकी बढ़ती हुई जाती है, उसकी जो उम्र है वो बढ़ती हुई जाती है, तो फिर क्या करने लगता है, फिर वो अपनी हथेलियों को हिलाकर ही ओनली बाय करता है। ये नहीं कि वो पूरे हाथ को हिला के करता है। तो ये क्या है, विभिन्न जो उम्र है उस पर हम विभिन्न प्रकार की क्या कर रहे होते हैं, विकास की दर हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके इसको बता दें कि किस टाइप से जो हमारी अलग अलग जो उम्र के हिसाब से, जो उम्र के विभिन्न स्तरों पर जो विकास है वो अलग अलग है, ऐसा है ना। अब नेक्स्ट है आपका मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। कि जो हमारा जो विकास है वो हमारा आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मतलब वो कैसे अब करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके मम्मी पापा के कुछ गुण होते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए आपके अगर मदर्स जो होंगी वो डांसिंग में या सिंगिंग में अच्छी होती हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर भी पड़ता है। कैसे, बच्चा अगर मान लीजिए अगर आपके, जब आप जैसे कि मदर्स जो होती हैं वो, अगर बच्चा गर्भाशय में होता है उस टाइम पे मदर्स जो वर्क करती हैं, तो वही बच्चा वो भी खुद भी करने लग जाता है। जब बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर भी वो क्या होता है, टैलेंट होता है। अब उसी को वो बच्चा अगर उसमें ही अगर वो पॉलिश कर देगा किसी भी चीज़ को, आपने देख रखा होगा अगर बच्चे को उसके अंदर किसी चीज़ के गुण होते हैं, सिंगिंग अगर वो अच्छी कर पाता है, उसको अगर वो बड़े होते होते उस पर अगर वर्क करेगा तो वो और ज़्यादा उस चीज़ में क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो यही चीज़ है कि जो विकास है ना वो हमारी आनुवंशिकता पर भी डिपेंड करता है, प्लस हमारी जो पर्यावरण है, जो हमारा नेचर है, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे हम विद्यालय में जाकर, हम स्कूल में जाते हैं, आपकी जो थर्ड यूनिट है ना वो इसी के ऊपर है कि हम, हमारा जो विकास का प्रभाव हमारे जो विद्यालय सामाजिक, इसका हम प्रभाव हमारे विकास पर किस प्रकार से पड़ता है। जो समाज है, जो विद्यालय है, जो परिवार है, इसका इफेक्ट हमारे विकास पर कैसे पड़ता है। तो ये जो थर्ड यूनिट है ना वो आपकी इसी के ऊपर है। और ये जो थर्ड यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। और इट मीन्स एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स या 15 मार्क्स का होता है, तो आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थर्ड यूनिट है आपकी। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, मानव विकास एक क्रम का अनुसरण करता है। रेंगने से बच्चा, जैसे रेंगने से पहले बच्चा रेंगता है और उसके मायने सामने क्या होता है, फिर खड़ा होने लग जाता है। जैसे कि आप देखते हैं जो विकास है वो धीरे धीरे ही करके वो करता है, प्रोग्रेस में होता है वो कभी भी। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे क्या होता है, जब चलना नहीं आता उसको, तो वो पहले क्या करता है, धीरे धीरे रेंगता है, फिर उसके बाद थोड़ा बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। तो यही चीज़ है कि जो विकास है वो क्रम के अनुसार होती है, मतलब एक अरेंज उसमें होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। ये नहीं है कि एकदम से बच्चा क्या करने लगता है, सीधे खड़ा होने लग जाता है या सीधे वो भाषा का वो करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। धीरे धीरे बच्चा दूसरों के पहले लैंग्वेज को सुनता है, फिर वो समझता है उस बात को, फिर समझ कर फिर वो बोलने का प्रयास करता है। तो यही चीज़ है कि जो विकास है वो एक क्रम अनुसरण करता है। नेक्स्ट है जो मानव विकास है वो आनुवंशिकता, ये 2 बार रिपीट हो गया पॉइंट, मैंने आपको ऊपर बता दिया। थर्ड है इसका कि मानव विकास की कोई सीमा नहीं है।
कि जो मानव विकास है उसका कोई भी क्या नहीं है, एक तरीके से बाउंडेशन नहीं है, वो अंत तक हमारी जो ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब हम देखते हैं विकास और वृद्धि में डिफरेंसेस थोड़े। मैंने वैसे आपको ये यूनिट फर्स्ट में भी बता रखा है, बट मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो वृद्धि है वो क्या है। एक वो वृद्धि का जो अर्थ है, इसके पहले अर्थ को देख लेते हैं। जो वृद्धि का अर्थ क्या है, शरीर के अंगों का आकार व रूप में बढ़ोतरी होना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि डेवलपमेंट हम किसे कह देते हैं, जो हमारा जो वो क्या कहते हैं, जो वो है वृद्धि है, हम उसे क्या कह लेते हैं कि हमारे शरीर में अंगों की जो वृद्धि हो रही है। और जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, सीमित होते हैं। जो मनुष्य के संदर्भ में वृद्धि गर्भ धारण के 2 सप्ताह बाद से शुरू होकर और व्यक्ति के पूर्ण रूप से परिपक्व वयस्क होने तक चलती रहती है। जो ये प्रक्रिया कब से कब तक चलती है, जब बच्चा एक तरीके से गर्भ में उसके 2 सप्ताह हो जाते हैं, उसके बाद से जो वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि गर्भ में भी उसके पहले बाल, आंखें, हाथ, मुंह ये सब बनते रहते हैं। तो वही चीज़ है ना कि जो वृद्धि है वो कैसी होती है, हमारी गर्भ के जब बच्चा धारण करता है उसके 2 सप्ताह के बाद से शुरू होकर व्यक्ति की जो पूर्ण परिपक्व, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता मतलब वो 20-22 साल का नहीं हो जाता, तभी तक ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। और शरीर के आकार में वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, इसका आप ये अलग पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा व मापा जा सकता है। आप इसको माप भी सकते हैं। आप अपनी हाइट को कैलकुलेट करते हैं ना, देखते हैं ना कि हमारी हाइट 5 फुट 3 इंच या समथिंग कुछ भी ऐसा करते हैं ना, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट विकास क्या है, तो विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वह बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्य एवं कौशल के लिए योग्यता अर्जित करता है। जो विकास है वो कैसी है, हमारी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। मैंने कई बार आपको बता दिया वो किस टाइप से आप देखते हैं कि हर एज में आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अभी भी अगर आप हैं तो अगर कुछ भी इस एज में भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, फिर उसके बाद जब आप पेरेंट्स हो जाएंगे उसके बाद भी आप ना कुछ सीखेंगे, फिर आप बूढ़े हो जाते तब भी हम कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग जो विकास की जो दर है वो अलग अलग होती रहती है। विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, हम इसको डायरेक्ट वे में देख नहीं सकते। जैसे हम अपने वृद्धि को देख सकते हैं कि हमारे शारीरिक अंगों में इस टाइप से बढ़ोतरी हुई है। पहले हमारे हाथ इतने छोटे छोटे से होते हैं, फिर उसके बाद हमारे हाथ की उंगलियां जो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये मतलब हम इसको देख सकते हैं, बट जो विकास है उसको हम नहीं देख सकते क्योंकि एक तरीके से अंदरूनी होती है, इसको हम नहीं माप सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम इसमें हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास के अंतर को हम समझते हैं। इसके अंदर मैंने उसके अंदर आपको अर्थ बता दिया, अब इसके हम डिफरेंसेस को देखते हैं। जो वृद्धि है वो शब्द क्या है, परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन से है, जैसे इसका परिणात्मक है और वैसे इसका गुणात्मक परिवर्तन से है। जैसे कि जो बालक में कार्यकुशलता आदि की वृद्धि होती है तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यकुशलता किसी काम को करने की क्षमता, जब पहला बच्चा मान लो गिलास को पकड़ने में वो करता था, मतलब नहीं पकड़ पाता था, बट वो धीरे धीरे क्या करने लगा, गिलास को पकड़ने लगा। तो ये क्या है, उसके अंदर कार्यकुशलता की भी वृद्धि हो रही है। तो यही चीज़ को हमने क्या कहा है, विकास का है। सेकंड डिफरेंस है इसका कि वृद्धि प्रकट होती है। जो वृद्धि है आपने देखा कि वृद्धि क्या कर सकते हैं, वो शो होती है और इसलिए सरलता से चिन्हित भी की जा सकती है। परंतु जो दूसरी और जो विकास है वो गहन और जटिल होता है, इसलिए इसको क्या नहीं किया जा सकता, सरलता से प्रकट नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, जैसे कि मैंने आपको बताया जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते 20-22 साल तक ही आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। जो गर्भ अवस्था से 2 सप्ताह के बाद से ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारे वयस्क होने तक ही ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो यही चीज़ है वृद्धि। और जबकि जो विकास है वो प्रक्रिया क्या होती है, आजीवन चलती रहती है, सीमित नहीं है। वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। वृद्धि हमारा एक तरीके से शारीरिक रूप में अंदर से आंतरिक रूप से भी होता है और बाहरी रूप से भी। आपके हाथ पैर में वृद्धि, आपकी हाइट में वृद्धि, आपकी आंखें, नाक, इन सब में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और जबकि जो विकास की प्रक्रिया है ये केवल आंतरिक रूप में ही होता है, इसमें से हमें शो नहीं होता, तभी हम इसको ना तो माप सकते हैं ना ही इसको हम देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि एक आयामी है, मतलब वृद्धि एक आयाम के तौर पे है, मतलब एक ही उसका प्रोस्पेक्टिव है, एक ही दिशा में वो क्या कर रहा था, वर्क कर रहा होता है शारीरिक जैसे। और जो विकास है वो बहुआयामी है। वो कैसे, जो मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि एक ही प्रकार के परिवर्तनों को परिभाषित करती है। अब मानव विकास के अंदर तो आपका वृद्धि वर्ड भी आ जाता है, क्योंकि वृद्धि भी आ जाता है। मानव विकास का मतलब क्या, ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव होता है, जितने भी आपके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, आपकी हाइट को ले लो, आप मानसिक, शारीरिक या अपने ज्ञानात्मक, ये सब मैंने क्या बताया है, यही सारे सारे पॉइंट किसके अंदर आता है, विकास के अंदर ही आता है। तो वही कहा है ना कि जो वृद्धि है वो तो एक आयामी है, परंतु जो वो है विकास है वो बहुआयामी है। और जो विकास के अंतर्गत ही क्या होता है, वृद्धि एक ही प्रकार के परिवर्तनों को परिभाषित करता है, जिसमें भौतिक परिवर्तनों ही प्रमुख है। जबकि दूसरी ओर जो विकास है अपने अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित किए हुए होता है, जो मानव जीवन को क्या कहता है, संपूर्णता से में बुनते हैं।
अब हम देखते हैं मानव विकास के चरण। इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानव विकास के कितने चरण हैं। जैसे कि इसमें लिखा है जो मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है जहाँ तक उसके भौतिक विकास की बात है। ये मैं आपको जल्दी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर भी पढ़ा रखी है, तो इसको मैं आपको ये नहीं रीड करी। अब मैं इसके अंदर मैंने आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारी कितनी अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं हैं। इसमें हमारी पहली जो अवस्था होती है गर्भ अवस्था होती है, कब से कब तक, गर्भ धारण से जन्म तक। फिर शेष अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक भी कह लेते हैं, कई कई जगह पे 0 वो जन्म से 2 वर्ष तक भी लिखी होती है। फिर बालावस्था हमारी आती है। बालावस्था को ना कई कई बुकों में उत्तर बालावस्था और उत्तर बालावस्था बोली प्रारंभिक बालावस्था और फिर उत्तर बालावस्था में बांटा हुआ होता है। तो जो 2 से, जैसे मैंने आपको बताया ना, 0 से 2 साल तक की उम्र को हम शिशु अवस्था कहते हैं, तो इसमें हम 3 से 5 तक कह देते हैं, और जो उत्तर होती है उसको हम 5 से 12 तक कह देते हैं। तो ये इस टाइप से लिखा होता है, कोई वो नहीं रहता, डिफरेंसेस नहीं होते, आप कभी से भी कभी तक लिख सकते हैं। ऐसे हमारी किशोर अवस्था कब से है, 12 से 18। और फिर हमारी जो युवा अवस्था होती है वो हमारी 18 से 25 साल तक की होती है। और फिर हमारी वयस्क, जब हम बिल्कुल ज़्यादा वयस्क हो जाते हैं तो ये हमारी 25 से 55 साल तक की होती है। फिर हमारी जो वृद्धावस्था होती है वो हमारी 25 वर्ष से लेकर हमारी मृत्यु तक होती है। तो यही थे हमारे विकास के चरण कि हमारे जो मानव विकास है जो हमारी वो इस टाइप से। अब मानव विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, जैसे कि जो विकास है, जो मनुष्य के विकास को समझने के लिए विकास के विभिन्न पक्षों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विकास के अंदर हमारे शारीरिक, मानसिक और ये सारे आ जाते हैं। अब इसके अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है शारीरिक विकास। अब शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों आदि के बढ़ने को शारीरिक विकास कहते हैं। और मानव विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम शारीरिक विकास है और इन परिवर्तनों को प्राय वृद्धि की अवधारणा के अंतर्गत ही समझा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विकास के अंतर्गत ही हमारा जो वृद्धि है वो भी आ जाता है, क्योंकि वृद्धि क्या है, एक आयाम है, पर जो विकास है वो बहुआयामी है। मतलब विकास के अंदर ही आपका क्या है, एक वृद्धि पॉइंट भी है। जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ी चीज़ के अंदर एक छोटी चीज़ होना, तो जो आपका ये है ना बड़ा वाला गोला, ये आपका विकास है, और जो ये छोटा वाला गोला ये आपका वृद्धि है। तो वृद्धि जो है ना वो विकास के अंतर्गत ही आती है। तो यही चीज़ कही गई है ना कि जो हमारा जो शारीरिक विकास है ना, ये हमारा क्या एक तरीके से ये क्या है, हमारा वृद्धि भी विकास का ही एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसलिए इसे भी विकास की अवधारणा के अंतर्गत ही समझा जाता है। तो यही चीज़ कही गई थी। नेक्स्ट है आपका भाषा का विकास। अब भाषा का विकास भी तो होता है ना, साधारण रूप से अर्थपूर्ण ध्वनियों और वाक्यों का संयोजन भी भाषागत विकास के अंतर्गत ही आता है। किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक वो प्रोसेस होता है, सीखने में बहुत ज़्यादा बच्चों को टाइम लगता है। आपने देखा होगा, बच्चा पहले जो हमारी भाषा होती है उसको सुनता है, फिर उसको समझने की कोशिश करता है कि हम क्या कह रहे होते हैं, तभी वो उसको क्या कर पाता है, इंप्लीमेंट कर पाता है। उसको पहले अर्जित करता है। जैसे कि आपने 2 पर्सपेक्टिव पढ़े थे ना, 2 पहलू पढ़े थे विकास के, कि पहले वो क्या करता है, कौशलों को अर्जित करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको फॉलो करता है, मतलब उसको इंप्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में। तो यही चीज़ है कि जो भाषा है वो कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। और किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चा अपने परिवार और समाज में रहकर ही भाषा को क्या कर पाता है, स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। वह भाषा के श्रवण, मौखिक और कौशलों का विकास अपने समाज में ही कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो वो है बालक है, वो समाज में रहकर भी कुछ गुणों का क्या कर पाता है, अर्जित करता है। तो ऐसी जो भाषा है वो भी हमारे आसपास जो वो परिवार में रहकर, समाज में रहकर ही बच्चे क्या कर पाता है, सीख पाता है। तो यही चीज़ कही गई है। नेक्स्ट आपका ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक विकास कह लीजिए आप। तो शेष अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक की मानसिक विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संज्ञात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जो एक बच्चा मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की आप अवस्था कर लीजिए, इसी को क्या कहा है, शेष अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक। जो हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है जो आपकी कब से कब तक होती है, 25 से 55 साल तक की होती है। तो इसी प्रक्रिया को कहा है, इस टाइम पे जो हम ज्ञानात्मक रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इसी को हमने ज्ञानात्मक विकास कहा है। नेक्स्ट आपका सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में क्या होता है, जो समाज में रहकर बच्चा क्या करता है, कुछ गुणों को अर्जित करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिशु समाज के नियमों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की चेष्टा करता है। आपने देखा होगा कि कई चीज़ों को वो समाज में रहकर सीखते हैं, चाहे वो बोलने का तरीका हो या किसी भी चीज़ को फॉलो करने का तरीका हो, कैसे हमारे आसपास के मोहल्ले के जो लोग, आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं अगर बेकार जगह पे रहते हैं, बेकार समाज के अंदर रहते हैं, कोई बच्चे क्या कर पाते हैं, गाली देना सीख जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनका समाज वैसे, उन्होंने वो चीज़ें देखी, उन्होंने वो चीज़ें ऑब्जर्व करी, उन्होंने वो चीज़ अर्जित कर ली। तो यही चीज़ है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा क्या होता है, सही होते हैं, क्योंकि उनका जो समाज होता है, जो उनकी सोसाइटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तभी वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं। तो यही चीज़ है कि समाज का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ये आप 3rd यूनिट में ज़रूर पढ़ेंगे। और 3rd यूनिट में जो आपकी यूनिट है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अगर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई तो आप ज़रूर उसे देखना, ओके।
ऐसे आपका जो फिफ्थ है वो है शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। अब इसमें क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अपने शरीर की मात्र कुछ इकाइयों पर ही नियंत्रण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब वो शिशु का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसको इतना ज़्यादा क्या नहीं आता, उसको हर चीज़ क्रियाएं नहीं आती है, पर धीरे धीरे वो क्या करता है, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में सिर्फ उसको क्या होता है, जिसमें रोना और चूसना ही उसका प्रमुख कार्य होता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने शरीर की अन्य क्रियाओं पर भी नियंत्रण विकसित करने लग जाता है। जैसे धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण रखना। स्टार्टिंग में देखते हो ना आप, बच्चों को बिल्कुल भी वो नहीं होता, अपने शरीर पर वो नियंत्रण नहीं होता, वो सिर्फ ओनली रोना और चूसने की दो प्रक्रियाओं को ही सीख कर एक तरीके से वो आते हैं, उनको यही चीज़ें आती हैं। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वो क्या करता है, फिर रोना छोड़कर फिर वो बोलता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, वो एक तरीके से विकास ही कर रहा होता है, अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा होता है। या स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, वो क्या कर लेते थे, बिस्तर पे ही क्या कर लेते थे, तो टॉयलेट कर देते थे। तो ये क्या चीज़ होती थी। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो उसकी एक चीज़ क्या कर पाता है, वो अपनी बातों को व्यक्त करके और फिर उस चीज़ को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। फिर वो थोड़ा सा अपनी उन क्रियाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ है कि हाथ पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण करता है, मूत्र व सोच क्रियाओं पर भी नियंत्रण आदि करता है। तो ये आपने देख लिया कि जो मानव विकास की जो प्रक्रिया है कि उसके विभिन्न आयाम क्या क्या है। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके मानव विकास के सिद्धांत, इतनी मानव विकास के प्रिंसिपल्स की जो मानव विकास है वो किन किन प्रिंसिपल्स पे एक तरीके से वर्क करता है, क्या क्या उसकी अब वो है अवधारणा है, सिद्धांत है। तो ये चीज़ क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। जो मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास की प्रक्रिया बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है और इसके विकास क्रम के सामान्यीकरण से प्रकट होने वाले तथ्यों और सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। जो इसके तथ्य हैं, जो इसके फैक्ट हैं कि कैसे कैसे जो मानव विकास है वो हमारा वर्क करता है, जो मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो किस टाइप से होती है, इन्हीं को इसने क्या किया, प्रिंसिपल्स। आपने सुन रखा होगा ना, मैथ्स में भी आप प्रिंसिपल ये सब पढ़ते होंगे, मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं ना मैथ्स में भी कई कई चीज़ों के। तो यही चीज़ है कि मानव विकास के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, जो मानव विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में पता करते हैं। तो ये क्या है, ये मानव विकास के सिद्धांत में जैसे यही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई ना, यही चीज़ें, बट इसको एक अलग से नाम क्या देते हैं, सिद्धांत। बट लिखना आपको यही चीज़ें, आप देख लेना बेशक इसके अंदर मैंने वही सारी चीज़ें पॉइंट्स को सिद्धांत के रूप में देखा है, जिसमें कि आपको मैंने ऊपर बता भी रखा है। तो सतत विकास के सिद्धांत, अब इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक इसने इस तथ्य को उजागर किया है कि जो मानव विकास है वो क्या है, सतत की प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और इसमें कोई भी विकास अचानक नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो विकास की प्रक्रिया वो अचानक नहीं होती, हर उम्र पे अलग अलग प्रकार की क्या होती है, हमारी विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। और क्या है इसमें, और बल्कि धीरे धीरे होता है। स्किनर के अनुसार जो विकासात्मक सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो गई, प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर जोर देता है कि व्यक्ति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं आता। आपने देख रखा होगा, कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि आप देखते हैं अगर आप पहली सीढ़ी पर जाओ तो सीधे 10वीं सीढ़ी पर तो नहीं पहुंच पाते। तो यही चीज़ इसमें भी कही गई है ना कि जो विकास की जो प्रक्रिया है ना वो सतत तो है, परंतु ये अचानक नहीं होती। ये क्या होती है, निरंतरता होती है, मतलब धीरे धीरे कंटिन्यूटी में रहती है और फिर जाके हम कुछ भी चीज़ें अर्जित कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा भाषा का विकास, अब भाषा का विकास कैसे करता है, एकदम से तो उसको बोलना नहीं आ जाता। पहले वो क्या करता है, पहले वो दूसरों को बोलते हुए सुनता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उन बातों को समझने की कोशिश करता है, फिर वो उस भाषा को समझता है, फिर समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, उस भाषा को बोलना सीखता है। तो यही चीज़ जो विकास है वो क्या है, निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर जोर देता है ना कि जो व्यक्ति है वो कोई भी अचानक परिवर्तन नहीं होता है। सेकेंड इसका सिद्धांत है विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, हालांकि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन संज्ञात्मक शारीरिक और जीवन की अवस्थाओं में इसकी दर में समानता नहीं होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि उदाहरण भी मैंने आपको देखा है, इसमें एग्जाम्पल है कि दो बच्चों की लंबाई अलग अलग दर से बढ़ती है। अब आपने देखा होगा कई बच्चे जो लड़कियां होती है उनकी हाइट बचपन में बहुत लंबी होती है, पर बाद में लड़कों की हाइट लंबी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप देख लेना, एक लड़की 13 साल की और एक लड़का 13 साल का। जो लड़का होगा ना वो लड़की के कंपेयर में छोटा होता है। या कई बार आप अगर आप सेम उसमें देखना चाहते हैं जेंडर में, तभी भी आप देख लेना, एक दो लड़के हैं, दोनों के दोनों में जो विकास की दर होगी वो अलग अलग होगी। एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा और एक बच्चा कभी कभी हो जाता है कि उसमें इतनी ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं होती, पर धीरे धीरे क्या होती है फिर वो भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब यही चीज़ होती है कि आपने देख रखा होगा अपने आसपास मोहल्ले में भी अगर आप नोटिस करें तो आप देखते होंगे कि दो प्रकार, एक ही उम्र के दो बच्चे अलग अलग उनमें विकास की दर होती है। एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, उसको फ़ोन टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, और वहीं दूसरा बच्चा उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो मतलब यही चीज़ होती है। इसका इफेक्ट वैसे हमारे समाज पर भी पड़ता है और हमारे परिवार पर भी पड़ता है, पर कभी कभी जो हमारी विकास की जो अंदरूनी जो हमारा विकास होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, ये अलग अलग टाइप से होती है। तो यही चीज़ कही गई है इसके अंदर कि जो विकास की जो दर में समानता की कमी का सिद्धांत।
तो यही चीज़ के अंदर बताई गई है इस सिद्धांत के अंदर। थर्ड सिद्धांत है, थर्ड प्रिंसिपल है मानव विकास का, कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि जो इस सिद्धांत के अनुसार ना, शुरुआत में बच्चा क्या होता है, सामान्य प्रतिक्रिया करता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तो सीखता है। जैसे कि उदाहरण में मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, बाय बाय करने के लिए वो पूरा हाथ को मूवमेंट करता है, वो अपने पूरा ही हाथ हिलाता है। पर फिर बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें विकास की दर बढ़ती रहती है, फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझता है और तब वो क्या करता है, फिर अपनी सिर्फ होलनी हथेलियों को लहराता है। तो ये इससे क्या होता है, ये चीज़ क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले वो एक तरीके से नॉर्मल विकास करता है, पहले वो सिर्फ हाथ हिलाना सीखता है, मतलब बाय बाय करना सीखता है। फिर उसके बाद विशिष्ट, कि उसके अंदर भी वो सुधार करता है, उस त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ है। अब भाषा के संदर्भ में ही ऐसा होता है। अब जैसे आप भाषा के अंदर भी देख लीजिए, भाषा के अंदर भी क्या करता है, जहाँ वह सभी व्यक्तियों को माँ और पिताजी आदि से संबोधित करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में वो मम्मा को, पानी को मम कहता है, फिर बाद में वो पानी कहने लग जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा होता है। स्टार्टिंग में तो उसको कुछ नहीं बोलना होता, बट फिर उसमें सामान्य चेंजेस होते हैं, सामान्य विकास होता है कि वो क्या पढ़ रहा था, वो मम बोल रहा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो उसको पानी बोलने लग जाता है। तो ये क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो ये इसका सिद्धांत है। फोर्थ सिद्धांत है आपका विकास क्रम के सिद्धांत। अब इसमें क्या है, शर्ली और गैसेल और जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया है ना, कि जो मानव विकास है ना, वो एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण के लिए कैसे, तो जन्म के समय मनुष्य केवल रोने की आवाज़ करता है और उसके बाद वह उन लोगों की आवाज़ सुनता है जो उसके संपर्क में आते हैं और सुनी आवाज़ों की नकल करके बोलने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि विकास क्रम का मतलब जो विकास है वो हमारा क्या होता है, एक निश्चित क्रम में हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पहली सीढ़ी से सीधे 10वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंच जाते ना, तो ऐसे हमारे विकास के संदर्भ में भी नहीं होता। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही कोई चीज़ हमारे क्या होती है, हमारे अंदर इम्प्लीमेंट होती रहती है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं, सॉरी, वो उसके अंदर हमारे क्या होते रहते हैं, मॉडिफाई होता रहता है। हमारी वो चीज़ें चेंज होती रहती है, हमारा विकास क्या होता रहता है, बदलता रहता है। स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ ओनली रोना जानता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, दूसरे की आवाज़ों को सुनता है, फिर उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको सीखने की कोशिश करता है, फिर उसकी नकल उतार कर बोलने की भी कोशिश करता है। आपने देखा कई बच्चे नकल भी करते हैं मम्मी पापा की, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे कई बच्चे बोलने लग जाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, सीखते हैं वो चीज़ें। वो ऐसा नहीं होता कि उनको नकल करने की वो आदत है, वो चीज़ नहीं, वो उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे मम्मी बोलती है मम्मी बोलो, तो मम्मी बोलता बच्चा। तो यही चीज़ है कि वो क्या करता है, स्टार्टिंग में नकल करके बोलने की कोशिश करता है। जब भाषा बोलना सीख जाता है तो वो क्रमश भाषा पढ़ना और फिर लिखना भी सीख जाता है। तो यही चीज़ है कि विकास जो क्रम है वो निश्चित तौर पे होता है, निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट है आपका अंतर का सिद्धांत। अब इसके अंदर क्या है, इसमें है कि विकास का जो क्रम है ना वो एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं हो सकती है। कि जो विकास है वो क्या है, वो एक समान होता है, परंतु जो विकास की गति एक समान है, मतलब जैसे कि आपने देखा था कि दो बच्चे क्या है, अलग अलग टाइप के उनमें विकास हो रहा होता है, होते एक सेम एज के हैं, बट उनमें क्या होता है, विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। विकास की गति शिशु और किशोर अवस्था में तीव्र रहती है, किंतु बालावस्था में ये मंद हो जाती है। और इसी प्रकार बाल बालिकाओं में विकास की गति भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बता दी, अंतर का सिद्धांत क्या है, विभिन्नता का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब इसके अंदर क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार ना, जो विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा में हो रहा होता है। पहले जो बालक का जो सिर है विकसित होता है, उसके आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे आपने देखा होगा तो कई बच्चों का क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो मतलब जो सर होता है उनका क्या होता है, वो बड़ा होता है कंपैरिजन टू उनके शरीर के अकॉर्डिंग में। तो यही चीज़ है कि जो विकास की जो दिशा है ना वो 2 टाइप से है। अभी मैं आपको इसके अंदर और अच्छे से आइडेंटिफाई करूँगी। इसके अंदर जो लिखा है वो पहले आप देख लीजिए कि क्या होता है, बालक का सिर विकसित होता है, उसका सबसे अंत में उसका पैर। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होते हैं। बालक जन्म के समय कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपना सिर ऊपर उठाने का प्रयास करता है और 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे वह खिसक कर चलते वह पैरों के बल वर्षों की आयु, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, इसमें छोड़िए आप, मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में बच्चा, जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चों के जो सिर होते हैं वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेरिजन उसके पैर। तो इसमें यही चीज़ कही गई है ना कि जो विकास की जो दर है ना, विकास की जो दिशा है वो उसके सर से लेकर पैर तक जाती है। मतलब वो पहले उसका सर, वो उसके सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके फिर हाथ पैरों के पास का जो एरिया होता है उसका, फिर सबसे पैरों का। तो यही चीज़ बोला गया है ना कि पहले बच्चे क्या होता है, पहले वो लेटता है, फिर लेटने के लिए वो बैठना सीखता है, अपने कमर के बल में बैठना, फिर उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है। कभी भी आपने देखा जो चलने की प्रक्रिया वो एंड में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो विकास की जो दिशा है ना वो इसी टाइप से है। तो अब इसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि जो विकास निश्चित दिशा में किस टाइप से होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा अध्ययनों में यह कहा गया है ना कि जो पूर्व प्रसूति काल और जन्म के उपरांत बालक का शारीरिक और मानसिक विकास 2
प्रकार के नियमों से होता है। एक तो होता है आपका मस्तिष्क की ओर होने वाला विकास, जो कि मैंने आपको बताया मस्तिष्क नियम भी इसको कहता है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाए तो आप इसको नेगलेक्ट कर देना, मैंने इसलिए आपको ये चीज़ मैं इंडिकेट कर देती हूँ जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो और दूसरा आपका क्या है, इसमें क्या आपका निकट से दूर का नियम, जो निकट से जो हमारा एक तरीके से, अब इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इन दोनों नियम को देख लीजिए। तो पहले क्या है, मस्तोखमोधिक नियम में के अनुसार क्या है कि बालक का शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, बैठना सीखता है, उसके बाद चलना स्टार्ट करता है। तो यही चीज़ें हैं कि इस नियम में पहले सिर की बनावट तथा सिर के कार्यों में विकास होता है। तत्पश्चात धड़ की बनावट में, जो हमारे शरीर का जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें फिर बनावट में कार्यों में विकास होता है, और अंत में पैरों की बनावट में। तो यही चीज़ है कि इसका और इसके इसी के बेस पे हमारे कार्य भी होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, उसके बाद ही चलना स्टार्ट करता है। तो इसी टाइप से जो हमारा विकास है वो कैसा है, मस्तकोमुखिक है, मतलब कि मस्तिष्क से स्टार्ट होकर फिर वो हमारा क्या जाता है, पैरों तक जाता है। तो यही चीज़ है कि मस्तकोमुखिक विकास के क्रमानुसार शिशु पहले अपना सिर उठाता है, फिर वह बैठना शुरू करता है, और इसके बाद वो क्या करता है, खड़ा होना, अंत में चलना प्रारंभ करता है। अब नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत है इसके अंदर निकट से दूरी के नियम अनुसार बालक का शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से होकर बाहर की ओर जाता है। इसके नियम के अनुसार जो पहले बालक की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, और इसके बाद बाहों का, फिर हाथ का, फिर उंगलियों का, अंत में इन सभी का संपूर्ण रूप से क्या होता है, संपूर्ण विकास हो जाता है। तो यही चीज़ है कि जो बालक है उसका क्या विकास कैसा होता है, अंदरूनी आंतरिक विकास होता है। पहले तो उसकी रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तभी तो बैठना बैठना सीखते हैं। उसके बाद उसके हाथ पैरों और इन सब का विकास होता है, उंगलियों का विकास, इस टाइप से ये चीज़ें होती हैं। आपने सुन रखा होगा कि जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, मतलब कि 300 प्लस होती हैं, और जो हमारे जो वयस्क होते हैं उनकी 206 होती हैं। वो ऐसा क्यों होता है, इसी रीज़न से होता है। तो जो बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं ना वो अभी एक तरीके से जॉइंट नहीं होती, वो बहुत छोटी छोटी हड्डियों में विभाजित होती हैं। पर जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, उसी टाइप से जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़नी स्टार्ट हो जाती है, जुड़ती रहती है, तभी जाके कितनी बचती हैं, फिर 206 हड्डियाँ बचती हैं। और जो एक वयस्क शरीर होता है उसके अंदर 206 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। पर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर 300 प्लस हड्डियाँ सुनने को आती हैं कि हाँ इतनी हड्डियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट अब आपका कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इनके विकास और इनके बारे में। तो यही बात कही गई ना कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि बालक शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। अब बच्चे को, अगर शिक्षक को बच्चे के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि वो बच्चा कैसा है। अब मान लीजिए कई बच्चे तो बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, और कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो टीचर को पता होता है ना कि क्लास में अगर ये बच्चा वो है, कमज़ोर है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है, उस पर ज़्यादा उसको पढ़ाने की ध्यान देता है कि हाँ उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा। अब यही वीडियो हो गया, मैंने ये वीडियो बनाई है, कई बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी मैम बता रही हैं, और कई बच्चों को ना कई बार प्रॉब्लम भी हो रही होगी। तो यही चीज़ है कि शिक्षक को पहले पता होना चाहिए। अब मुझे तो यहाँ पे पता नहीं है कि हाँ कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कैसा है, कौन कितना ऑब्जर्व कर पा रहा है मेरी बातों को, कितना समझ पा रहा है। बट जैसे क्लास में आप देखते हैं कि बच्चों को शिक्षक से वो होती है, मतलब एकदम डायरेक्ट वो होता है, कन्वर्सेशन होती है, तो उससे टीचर समझ पाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो उससे क्या होता है कि जब वो शिक्षक होता है वो उनके बारे में अच्छे से जान जाता है, तो वो उसी के अनुसार उसको क्या कर पाता है, पढ़ाई करवाता है। तो यही चीज़ कही गई ना कि विधि विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष रूप से क्या माना जाए, आवश्यक माना गया है, क्योंकि बालक की शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक के द्वारा ही की जाती है, और अध्यापक के लिए कविता सिद्धांतों का जानना भी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अब एक एक करके हम पॉइंट जानते हैं कि क्यों आवश्यक होता है। तो जो बालक की शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में ही रखकर क्या करा जाता है, रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो शिक्षक है अगर वो जान जाए कि शारीरिक विकास का कैसा है, मतलब मानसिक विकास कैसा है, तो शिक्षक उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो इस कारण से भी क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। कि मतलब उसको हर एक बच्चे का पता होना चाहिए कि कौन बच्चा कैसा है, तो उसी अकॉर्डिंगली उसको अपनी क्या करनी चाहिए, अपनी शिक्षा को देना चाहिए बच्चों को, उसी अकॉर्डिंगली उनको अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं को बनाना चाहिए। शिक्षा की जो शिक्षा देने का उनका जो माध्यम है उसी टाइप से उनको डिसाइड करना चाहिए कि इस टाइप से मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को तो वो समझ में आएगा। तो यही चीज़ कही गई ना कि शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही क्या करनी चाहिए, शिक्षक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। थर्ड, ऐसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि विकास के सिद्धांतों से परिचित होने पर शिक्षक यह बात जानता है ना कि वह छात्रों को
विकास के लिए प्रेरणा कब प्रदान करें और इसका ज्ञान होने पर बालकों के यथोचित विकास के लिए वातावरण तैयार किया जा सकता है। तो यही चीज़ है कि जो टीचर होता है उसको ये चीज़ पता होती है कि अगर वो मतलब जो बच्चा है उससे इंटर वो कनेक्टेड है, तो उससे क्या होता है कि टीचर को ये नॉलेज होती है कि वो उसको कब एक तरीके से मोटिवेट करे जिससे कि क्या हो, उनका विकास अच्छे से हो। तो यही चीज़ है, और उनको ये क्या कर पाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान कर पाते हैं। अच्छे अगर आप टीचर को मान लीजिए आपके बारे में अच्छे से पता है कि हाँ, कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो किस टाइप के हैं और कुछ बच्चे किस टाइप के हैं, तो उनके लिए वैसा ही इन्वायरमेंट वो करता है, प्रोवाइड करवाता है उनको। कि मान लीजिए अगर 10 बच्चे आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में भी आप क्या करते थे, अगर क्लास में कुछ बच्चे जो होते थे थोड़े वीक होते थे, तो टीचर क्या करता था, अगर कुछ क्वेश्चन पूछता था तो वो उनसे ही ज़्यादा पूछने की कोशिश करता था, जिससे कि उनका भी एनवायरनमेंट उनकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। या तो फिर ऐसा होता था कि क्लास में अगर मान लीजिए कि कोई बेकार बच्चा है जो काम करके कभी नहीं लाता, तो टीचर क्या क्या करती थी ना, उसी को मॉनिटर बना देती थी, जिससे कि क्या करे कि वो मॉनिटर बन जाएगा। तो अब उससे क्या हुआ कि अगर वो अदर बच्चों का काम चेक करेगा तो उसकी ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि वो खुद का भी काम कंप्लीट रखे। तो टीचर ऐसा भी करती थी। तो इससे क्या होता है, टीचर को अगर नॉलेज होती है कि बच्चे का विकास कैसा है, तो वो उस अकॉर्डिंगली क्या कर पाता है, अपनी शिक्षा को दे पाता है और अपने उन बच्चों को क्या कर पाता है, उन मोटिवेट कर पाता है, और वैसा ही क्या कर पाता है, वातावरण भी प्रोवाइड कर पाता है। तो यही चीज़ पॉइंट में लिखी हुई है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल देकर। ऐसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ होने पर बालकों में कभी कभी मानसिक तनाव पैदा हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कुछ स्टूडेंट बाकी अदर मतलब बालक की तरह या वो अदर स्टूडेंट की तरह ना हो, बच्चों की तरह ना हो, तो उनमें क्या होता है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव हो जाता है, वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ थोड़े हम में क्या है, कमी है। तो इससे क्या होना चाहिए, तो इसके कारण ना जो उनमें क्या होती है, मानव भावना ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में ना जो टीचर होता है और जो माता पिता बालकों के विकास से संबंधित परिवर्तनों का पूर्व ज्ञान देकर उनमें उत्पन्न होने वाले तनाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज देकर। और इसलिए जो शिक्षकों को विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, और इसी कारण से जो शिक्षक होता है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो विकास का जो सिद्धांत है वो किस टाइप से कैसा होता है, कि अलग अलग बालकों में अलग अलग समय पे, जैसे आप देखते हैं कि दो बच्चे होते हैं, उन दोनों में मानसिक विकास जो होता है अलग अलग टाइप से होता है, जो या शारीरिक विकास भी होता है वो भी अलग अलग टाइप से होता है। कि अगर मान लीजिए एक बच्चा 13 साल का, वो दूसरा बच्चा भी 13 साल का है, बट उनमें जो उनकी जो वो होती है, जो मानव विकास वो मानसिक विकास होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों की सोचने की क्षमता अलग होती है, पारिवारिक वो अलग होता है। मतलब कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा विकास के ऊपर हमारे जो परिवार समाज और इन सबको क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसी कारण कई बच्चे क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे कुछ ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, या फिर कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ भी होती है जिसके कारण बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो ये चीज़ का पता वो इसलिए कहा गया है ना कि जो शिक्षक को है ना विकास के सिद्धांतों का पता होना अति आवश्यक होता है, जिससे कि वो क्या कर सके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, इसमें है कि शिक्षक का व्यवहार भी बालकों की शिक्षक का व्यवहार भी बालकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, कि शिक्षक कैसा बिहेव करता है स्टूडेंट के साथ। अब मान लीजिए कई बच्चे होते हैं कि थोड़े कमज़ोर होता है, अगर शिक्षक उन्हें डांट फटकार के पढ़ाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यही चीज़ कही है ना कि अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होता है, अगर वो उनको प्यार से समझाने की कोशिश करे, तो वो अच्छे से उस चीज़ को क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, उन चीज़ को क्या कर पाते हैं, अच्छे से टेक कर पाते हैं, और वो अच्छे से उन पर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं, फिर वो उसको सुधारते हैं। अगर मान लीजिए कुछ टीचर ने वर्क दिया और कई बच्चे होते हैं कि बहुत बेकार होते हैं, वो करके नहीं लाते, बट अगर टीचर उनको समझाए प्यार से तो वो करके लाएं, और उनकी शाबाशी करिए अगर टीचर ने, तो क्या होगा, अगर जैसे आप देखते होंगे कि बचपन में अगर हम छोटे थे तो अगर टीचर को एक गुड देती थी तो हम कितने खुश हो जाते थे कि हाँ टीचर ने आज हमें इस वर्क पे क्या किया है, गुड दिया है, तो हम अगली बार इससे भी अच्छा काम करके लेके जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है ना कि जो शिक्षक का व्यवहार होता है ना वो बालकों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस कारण से भी तो हमारी जो ये चीज़ है, तो आपने देख लिया कि जो अभिवृद्धि एवं विकासीय सिद्धांतों का जो शैक्षिक महत्व है वो किस टाइप से है, कि शिक्षक जो हमारे विकास का सिद्धांतों का क्यों टीचर को पता होना चाहिए, क्या इसका शैक्षिक महत्व है, कि हमारी शिक्षा के अंदर भी विकास का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कि हमारा जो विकास होता है वो किस टाइप से एक तरीके से शिक्षा के अंदर में वो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, जिससे कि अगर कुछ मतलब मान लीजिए कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपको इतने ज़्यादा वो नहीं होते, क्लियर नहीं होते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, तो मैं आपको इसके नीचे ज़रूर रिप्लाई दूँगी कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। और अगर आपको कुछ लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसकी भी आप वो करना, कमेंट करना।
अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।